हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते का एक और बड़ा तोहफा दिया है और ये तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार ने आज इसकी बाकायदा घोषणा कर दी। इस इजाफे के बाद अब देश के केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा, यानी कि उनके बेसिक उनका जो वेतन है उस पर अब 53% उन्हें महंगाई भत्ते की सौगात मिलेगी। और सही मायने में अगर दीपावली पर्व की बात की जाए तो कर्मचारी पेंशनर्स के लिए ये दीपावली बम्पर तोहफे लेकर आ रही है, क्योंकि इससे पहले इसी साल मार्च महीने के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता मिला था। अब 1 जुलाई 2024 से 3% डीए देने की केंद्र सरकार ने एक बार फिर घोषणा कर दी है। केंद्र की इस घोषणा के बाद अब हिमाचल प्रदेश के एनपीएस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दीपावली से पहले 15% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की सौगात मिल जाएगी। और ये वाकई में एक बहुत बड़ी राहत इन तमाम एनपीएस के अधिकारी कर्मचारियों को होगी। और एनपीएस अधिकारियों की बात की जाए तो वर्ष 2003 के बाद जितने भी आईपीएस है, आईएएस है, आईएफएस है, उनके लिए ये बड़ी सौगात मिलेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी हिम्मत और दलेरी उन प्रदेश के करीब 1300 कर्मचारियों की माननी होगी जिन्होंने जब सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन देने का ऐलान किया तो इन 1300 हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने कहा कि हम ओल्ड पेंशन में वापस नहीं लौटेंगे, हम जो केंद्र सरकार की एनपीएस योजना है उसमें शामिल रहेंगे। लेकिन इनके लिए फायदे का सौदा ये हुआ है कि इनके लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है। उसके अनुसार जब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल जाएगा, केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना जारी कर देगी। इसके तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इन्हें महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर दे देगी। इसलिए अब केंद्रीय कर्मचारियों के पर 53% महंगाई भत्ता मिल चुका है। ऐसे में राज्य के इन तमाम आईपीएस, आईएएस और आईएफएस जो 2003 के बाद सरकारी सेवाओं में आए हैं, या उन तमाम राज्य के 1300 के करीब कर्मचारियों ने जिन्होंने ओपीएस को ठुकराकर एनपीएस में रहने के लिए अपना एक सुझाव दिया था, इन्हें अब महंगाई भत्ता 53% मिलेगा। बाकी कर्मचारियों की बात की जाए तो उन्हें 38% महंगाई भत्ता मिल रहा, जो अब 4% बढ़ गया है, उन्हें अब 42% हो गया। लेकिन जो एनपीएस वाले हैं और केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सभी का महंगाई भत्ता 53% हो गया है। इधर हिमाचल प्रदेश सरकार की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी डीए घोषणा के आधार पर आज नोटिफिकेशन जारी कर दी। इस अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 अक्टूबर 2024 से महंगाई भत्ता मौजूदा दर 38% से 4% बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में इसका जिक्र किया गया है। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार 4% महंगाई भत्ते का भुगतान 28 अक्टूबर को दी जाने वाली सैलरी में कैश दिया जाएगा। यानी कैश का मतलब है कि उनके बैंक खातों में ये पैसा डाल दिया जाएगा, उनके ईपीएफ में ना जाकर उनके बैंक खातों में बढ़ा हुआ जो महंगाई भत्ता है वो वेतन के साथ उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। जबकि 1 जनवरी 2023 से अर्जित बकाया राशि का भुगतान अलग अलग देशों के तहत इस संबंध में निर्धारित तरीके से किया जाएगा। अधिसूचना में एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों को लेकर भी स्थिति साफ कर दी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर डीए जारी होगा। केंद्र सरकार की अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश की सरकार लागू कर देगी और इसके लिए समय समय पर ज्यों केंद्र सरकार नोटिफिकेशन करेगी तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश में यह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। लिहाजा राज्य सरकार की नोटिफिकेशन का सीधा मतलब है कि अब एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश में हो रहा। इन अधिकारी कर्मचारियों को इस महीने वेतन में 15% अतिरिक्त महंगाई भत्ता वेतन में जोड़कर मिलेगा। हालांकि आज की नोटिफिकेशन के अनुसार महंगाई भत्ता 28 अक्टूबर के वेतन में 12% बढ़ोतरी के साथ मिलेगा। जाहिर है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 3% और डीए मिल गया है और इसकी नोटिफिकेशन भी 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हिमाचल के एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त डीए की किस्त भी इसी माह के वेतन में मिल जाएगी।
डीए कैरियर को लेकर भी साफ कहा है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते के आदेश जनवरी 2023 से लागू होंगे। अधिसूचना के अनुसार पिछले 21 महीनों के कैरियर के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे, यानी इसके लिए अलग से निर्धारित मापदंड तय होंगे, इसके लिए नॉर्म्स बनाए जाएंगे। और इसका सीधा मतलब यह है कि जो 21 महीने का एरियर कुल कर्मचारी पेंशनर्स का 12,600 करोड़ बनता है, उसे किस प्रकार से दिया जाएगा, परसेंटेज में दिया जाएगा, किस्तों में दिया जाएगा, लमसम दिया जाएगा, साल में 5 बार दिया जाएगा, किस प्रकार से दिया जाएगा, ये आज की नोटिफिकेशन में कहा गया कि इसके लिए अलग से नॉर्म्स, अलग से मापदंड इसके लिए बनाकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। ये अधिसूचना, आज की जो अधिसूचना है, ये केवल हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जारी की गई है। इस मुद्दे पर आज हमने वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार से सवाल पूछा कि इसमें पेंशनर्स का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को लेकर अधिसूचना की फाइल भेज दी गई है और इस पर अनुमति मिलते ही ये जारी कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी पेंशनर्स की दोनों की नोटिफिकेशन अलग अलग ब्रांच से होती हैं और उन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉइज़ की नोटिफिकेशन थी उसकी अप्रूवल आ गई थी, इसलिए इसे जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की फाइल भी अप्रूव कर दी जाएगी। उन्होंने ये कहा कि आज कल में ये जारी हो जाएगी और इसकी अधिसूचना भी तुरंत प्रभाव से जारी कर दी जाएगी। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने यह भी कहा कि पेंशनर्स की नोटिफिकेशन का प्रारूप भी इसी तरह का होगा जिस प्रकार की आज कर्मचारियों की डीए को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के तमाम बोर्ड कॉरपोरेशंस में भी 28 अक्टूबर को एडवांस वेतन के साथ डीए जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो बोर्ड कॉरपोरेशंस जिनके पास बैंकों में पैसा जमा है, जिनके पास पैसा है, संसाधन है, तमाम बोर्ड कॉरपोरेशंस अपने कर्मचारियों को डीए के साथ एरियर भी दे सकते हैं, कर्मचारियों की देनदारियों को चुकता भी कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इधर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आज 6 साल की आयु में स्कूल दाखिले पर सबसे बड़ा फैसला पारित किया। हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार बिना तैयारी के 6 साल की आयु से कम बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने से मना नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार ने यह नियम बनाया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कि 6 साल से कम आयु के बच्चों को स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस पर हैरानी जताते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने से पहले प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 को जारी अधिसूचना के तहत दिए सुझावों पर चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजीव शकदर और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के मामले में यह अहम फैसला पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक विशेष तरीके से लागू करने का कोई वैधानिक आदेश नहीं है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है, लेकिन कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य सरकार कानून के दायरे में रहते हुए अपने नागरिकों की विविध हितों की देखभाल करने के लिए पूरी तरह से बाध्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में याचिकाकर्ता छात्रों को यूकेजी कक्षा दोहराने यानी उसे रिपीट करने के लिए मजबूर करने से एनपीपी 2020 का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2 और बाल बाटिका 3 के लिए पाठ्यक्रम अभी तक तैयार और प्रभावी नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा ECCE के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रशिक्षित शिक्षक भी हिमाचल प्रदेश में नियुक्त नहीं किए हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई जानकारी अदालत को नहीं दी गई। इस बात की पुष्टि करती हो कि हिमाचल प्रदेश में छात्रों को प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए ढांचागत सुविधाएं मुहैया करवा दी गई हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा को लागू करने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा, राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू नहीं करने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण में कोई तर्क संगतता नहीं दिखती। कोर्ट ने अनेकों मामलों का निपटारा करते हुए कहा कि जो बच्चे 6 साल से कम आयु के हैं और पहली ही प्री स्कूल शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, उन्हें आनन फानन में पहली कक्षा में दाखिले देने से वंचित नहीं किया जा सकता और न सरकार उन्हें एडमिशन देने से मना कर सकती है।
बहरहाल 18 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश राजीव शकदर, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश राजीव शकदर सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इस आधार पर हाई कोर्ट के सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए बॉस होंगे। इससे पहले 20 अप्रैल 2023 से 19 मई 2023 तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक का पदभार संभाला था। यहाँ पर शकदर साहब के रिटायर होने के बाद कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में एक बार फिर न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान 18 अक्टूबर को अपना ये नई पारी शुरू करेंगे, ये दायित्व संभालेंगे। इस बारे में और नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी की बसों में अब एक्स्ट्रा लगेज पर बाकायदा टिकट कटेगी। ये 2 बार पहले इस बारे में पहले नियम संशोधित हो चुके हैं, लेकिन अब 2 नई अमेंडमेंट की गई है, नया एक प्रावधान किया गया। इसके तहत अब 5 किलो से कम वजन की चीज़ पर भी 1/4 टिकट लगेगी। एचआरटीसी ने लगेज पॉलिसी में नई अमेंडमेंट की है, नया संशोधन किया। इसके तहत बैगेज बॉक्स में किसी भी साइज़ का ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ड्राई फूड, नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम्स, होजरी आइटम, मेडिसिन और मेडिकल उपकरणों को यात्रियों के साथ व यात्रियों के बिना माल ढुलाई की दरों पर उन्हें शुल्क देना पड़ेगा, टिकट देनी पड़ेगी। इसे संशोधित किया गया है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नए आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए जाएंगे और इसके तहत अब यात्रियों को 0 से 5 किलोग्राम तक के सामान को लेकर बस में सफ़र करते हैं या नहीं करते हैं, अकेला एक 5 किलो का या इससे कम भार का अगर कोई सामान बस में रखते हैं तो इस एवज में 1/4 टिकट चुकानी होगी। अगर ये 0 से 5 तक, अगर इसका भार अगर मान लो 1 ग्राम है या फिर 5 किलोग्राम है तब भी टिकट लगेगा। अगर ये यात्री के साथ है तब भी 1/4 टिकट लगेगा, बिना यात्री के हैं तब भी 1/4 टिकट लगेगा। इसके अलावा 6 से 20 किलोग्राम तक के सामान पर आधा टिकट कटेगी। ये दोनों नए प्रावधान किए हैं। इसके अलावा पहले भी स्पष्ट था, आज भी ये नोटिफिकेशन में कहा कि 21 से 40 किलोग्राम तक के सामान भेजने पर पूरा टिकट कटेगा। 40 से 80 किलोग्राम तक के बीच अगर कोई सामान बस में भेजा जाता है तो उसकी ढुलाई के लिए डबल टिकट लगेगा, यानी कि 2 यात्रियों के बराबर किराया अदा करना होगा। और इस बारे में आज बाकायदा एचआरटीसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर डीसीएसपी की कॉन्फ्रेंस को कॉल किया है। 7 और 8 नवंबर को डीसीएसपी की कॉन्फ्रेंस शिमला में बुलाई गई है और इसके तहत शिमला के आर्म्सडेल बिल्डिंग में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 7 नवंबर को बिलासपुर, ऊना, चंबा और सोलन के डिप्टी कमिश्नर एसपी इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा इन 4 जिलों के अलावा पुलिस जिला बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ पुलिस अधीक्षक भी शामिल होंगे। 8 नवंबर को हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, शिमला, किन्नौर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के डीसीज बुलाए गए। इसके अलावा इन सभी जिलों के एसपीज बुलाए गए हैं। इसके अलावा नूरपुर और देरा के एसपी को भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। तमाम विभागाध्यक्ष इसमें शिरकत करेंगे। तमाम प्रशासनिक सचिव, जितने भी प्रशासनिक सचिव हैं इस कॉन्फ्रेंस में बुलाए गए हैं और हिमाचल प्रदेश का रोड मैप इस कॉन्फ्रेंस में 7 और 8 नवंबर को तैयार किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में डीसीज एसपी से पूछा जाएगा कि आपकी कानून व्यवस्था क्या है, आपके डेवलपमेंट वर्क्स क्या हैं, आगे की योजनाएं क्या हैं, सरकार की योजनाओं को धरातल पर कितना लागू किया गया, इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में विशेष शिक्षकों ने बैच 22 भर्ती की मांग की है। हिमाचल सरकार ने हाल ही में विशेष शिक्षकों के 245 पदों को भरने का फैसला लिया है, जिसकी हिमाचल सरकार ने आरएनपी रूल्स भी जिसके तय कर दिए हैं। हिमाचल सरकार ने इन पोस्टों को कमीशन के माध्यम से भरने का फैसला लिया है। इसका विशेष शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध जताते हुए सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। संघ ने कहा कि राज्य में पिछले 15 सालों से कई विभागों में बैच के आधार पर भर्तियां हो रही हैं, जिसमें शिक्षा विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, समस्त विभागों में यहाँ पर 50% कोटा बैच वाइज भरा जा रहा है। तो ऐसे में विशेष शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? टीजीटी भर्ती के शैक्षणिक योग्यता में बदलाव किया गया है। जिस विषय में टीजीटी शिक्षक बनना है उसमें ग्रेजुएशन के अलावा मास्टर डिग्री में संबंधित विषय में 50% से ज़्यादा अंक लेना अनिवार्य होगा। सरकार भर्ती के लिए आरएनपी रूल्स में बदलाव कर रही है, इसमें बदलने जा रही है। ग्रेजुएशन और एमए में संबंधित विषय में पढ़ाना भी अनिवार्य होगा। इससे पहले ग्रेजुएशन में 50% अंक लेने वाले अभ्यर्थी टीजीटी भर्ती के पात्र हो जाते थे। सरकार ने राज्य चयन आयोग को टीजीटी कमीशन भर्ती का प्रोसेस रोकने के आदेश जारी किए हैं और नए नियम फाइनल होने के बाद ही
आयोग पद इसके लिए एडवर्टाइज करेगा, विज्ञापित करेगा, ये आदेश दिए गए हैं। राज्य चयन आयोग को विभाग नए रूल्स भेजेगा। आपको बता दें कि टीजीटी के 1400 पदों पर कमीशन से भर्ती होनी है। इसी तरह जेबीटी आरएनपी रूल्स में भी बदलाव विभाग कर रहा है। ऐसे में जेबीटी के 1300 से ज़्यादा पदों पर होने वाले कमीशन के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल सरकार अब प्रदेश में शिक्षक भर्ती के एनसीटी के नियम लागू करने जा रही है। इसकी शुरुआत टीजीटी जेबीटी के नियमों में बदलाव के माध्यम से की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल एक बार फिर सरकार को नसीहत देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार को सार्वजनिक हितों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा ये सार्वजनिक संस्थाएं हैं और सरकारें इसके लिए कुर्बानी तक देती हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी विश्वविद्यालय नोनी में कुलपति की नियुक्ति के बिल पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ये बड़ा बयान दिया। हालांकि ये मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था। राज्यपाल शिमला के जुणगा में फ्लाइंग फेस्टिवल के शुभारंभ के बाद बिल को लेकर यहां पर राज्यपाल की शक्तियों को कम करने से संबंधित मीडिया के सवालों का जवाब दे रही थी। ये सवाल खुद मीडिया ने उनसे पूछे थे। इस पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति से संबंधित अभी बिल उनके पास नहीं आया है। जब बिल आएगा तो देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या पास किया गया है, क्या अप्रूवल दी गई है। राज्यपाल ने सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बयान ठीक नहीं है जिसमें कहा गया कि सरकार पैसा देती है, सरकार के पैसों से ये संस्थान चलते हैं। राज्यपाल ने आगे कहा कि सरकार पैसा देती है तो ये प्राइवेट संस्थाएं नहीं हैं, ये हिमाचल प्रदेश सरकार का सार्वजनिक संस्था है। हिमाचल प्रदेश की सार्वजनिक संस्थाएं हैं। सार्वजनिक हित के लिए सरकार अपनी कुर्बानी देनी चाहिए, ना कि सार्वजनिक हितों से खिलवाड़ करना चाहिए। आपको बता दें बीते 5 सितंबर को मानसून सत्र में कृषि विद्यालय पालमपुर और बागवानी विश्वविद्यालय नोनी में कुलपति की नियुक्ति को लेकर सरकार की सलाह और सहायता से ही करने के लिए विधेयक विधानसभा में पारित हुआ था। संशोधित विधेयक में प्रबंधन बोर्ड का भी गठन करने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधित विधेयक का विपक्ष ने जमकर विरोध किया था। संशोधित विधेयक को राज्यपाल की शक्तियों का विपक्ष ने हनन बताया था। विपक्ष के विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित कर दिया था और इस संबंध में आज मीडिया ने राज्यपाल से सवाल पूछे थे। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आरकेएमबी कॉलेज पहुंचे। आरकेएमबी कॉलेज में आज वार्षिक समारोह था। इसकी अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने जा रही है। कई बड़े बदलाव आगे चलकर आपको और देखने को मिलेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा के सुधार और इसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा हमारा उद्देश्य नए स्कूलों और महाविद्यालयों को खोलना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अध्यापकों को समुचित तैनाती और अन्य सुविधाएं जुटाना आवश्यक दिखता है। ये चिंता का विषय है कि हम गुणात्मक शिक्षा में देश भर में 21वें स्थान पर लुढ़कर पहुंच गए हैं। सीएम ने कहा हमने फैसला किया है कि शैक्षणिक सत्र के बीच हिमाचल प्रदेश के किसी भी अध्यापक का तबादला नहीं किया जाएगा और हमें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नीतियां और कड़ी बनानी होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है ताकि सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा सके। सीएम ने कहा कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए वर्तमान सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं और छात्राओं और बच्चियों के हित में कई और बड़े फैसले लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्ट में देरी को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंडी दौरे पर पहुंचे जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा यहां बनाए जा रहे 2 महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट में अपना शेयर न देने से ये रेलवे परियोजनाएं लटक गई हैं। उनका कहना है कि इनका काम बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन को 25% भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। इसमें 75% की भागीदारी केंद्र सरकार की, जबकि 25% का हिस्सा हिमाचल प्रदेश सरकार को देना है। लेकिन राज्य सरकार अपनी भागीदारी का पैसा देने से मुकर रही है, बच रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसका 1441 करोड़ रेलवे बोर्ड को देने को हिमाचल प्रदेश को है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन को 50% की भागीदारी के तहत बनाया जा रहा था। इसका पैसा भी राज्य सरकार नहीं दे रही है। इसका 185 करोड़ रुपया देने को है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपने हरेक फैसलों में पलटी मार रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कभी कहती है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है तो कभी कहती है कि प्रदेश में
आर्थिक संकट बिल्कुल नहीं है, प्रदेश की आर्थिक संकट ठीक हो गया है। उन्होंने कहा यदि आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में बेहतर है तो बार बार ये क्यों बोला जा रहा है, क्यों वेतन पेंशन की तारीखें बार बार बदली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पेंशन और वेतन एक तारीख को मिलता था और एक को मिलना चाहिए, इसमें बार बार आपको बदलाव करना क्यों पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार जो केंद्र से मदद प्राप्त हुई है उसके दम पर सरकार ने राहत की सांस ली और एडवांस सैलरी दी जा रही है, लेकिन आगे चलकर क्या होगा ये भगवान जानता है। दूसरी खबरों का रुख करें तो शिमला के साथ लगते जुनगा में आज से फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हो गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 4 दिन चलने वाले इस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। 18 अक्टूबर को पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और ग्रेट खली मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। 19 अक्टूबर को प्रतियोगिता का समापन होगा। पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप में भारत के अलावा विभिन्न देशों के लगभग 50 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 2013 बैच के आईएएस अधिकारी राघव शर्मा को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। राघव शर्मा डायरेक्टर पंचायती राज विभाग हैं और इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट देख रहे हैं, आरडी उनके पास है। अब राज्य सरकार ने उन्हें स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू का एडिशनल चार्ज सौंपा है। आईजीएमसी अस्पताल शिमला में बीती देर शाम स्क्रब टाइफस से 2 युवतियों की दुखद मृत्यु हो गई। दोनों युवतियों की उम्र 17 और 25 साल बताई गई। आईजीएमसी में इस सीजन में स्क्रब टाइफस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 पहुंच गई है और पिछली रात दम तोड़ने वाली दोनों युवतियां पहले आईजीएमसी में भर्ती की गई थी। यहां दोनों का उपचार चल रहा था। पिछले कल दोपहर बाद दोनों की अचानक तबीयत बिगड़ी और शाम के वक्त उन दोनों ने दम तोड़ दिया। 17 वर्षीय युवती मंडी और 25 साल की दूसरी लड़की कुल्लू जिला की रहने वाली है। इनकी मौत के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। इससे पहले मंडी और शिमला के पंता घाटी के 2 बुजुर्गों की स्क्रब टाइफस से दुखद मृत्यु हुई थी। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के नालागढ़ में पुलिस ने गश्त के दौरान देह व्यापार के अवैध धंधे का पर्दाफाश किया। पुलिस ने धारा 3 व 4 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत केस दर्ज कर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने डिंडोरा होटल चौकीबाल में गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी, जहां होटल के मैनेजर कबीर और 6 युवतियों को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान मैनेजर और युवतियों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिसके चलते ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ अनैतिक व्यापार की गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस ने इस आधार पर केस दर्ज कर लिया है। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने से पहले मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से इसकी अनुमति मांगी है। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, इसलिए वक्फ बोर्ड की परमिशन जरूरी है ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति उन्हें पार्टी ना बनाए। आपको बता दें कि नगर निगम शिमला आयुक्त ने संजौली मस्जिद की अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिल को गिराने के आदेश पारित किए हैं। संजौली मस्जिद कमेटी को आयुक्त कोर्ट के लिखित ऑर्डर पिछले कल ही प्राप्त हुए। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को गिराने से पहले वक्फ बोर्ड को पत्र लिखा है, लिहाजा अब अवैध निर्माण तोड़ने का फैसला वक्फ बोर्ड करेगा। नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद कमेटी को अपने खर्च पर अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश पारित किए थे। वक्फ बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद अगले हफ्ते से मस्जिद को गिराने का काम यहां पर शुरू हो सकता है, अगर वक्फ बोर्ड ने इसकी परमिशन दी तो। शिमला जिला के चौपाल में बीती रात एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से इस हादसे में 3 युवकों की दुखद मौत हो गई। तीनों युवक अल्टो कार में सरा से पुलवाल की तरफ जा रहे थे। बीती रात करीब 1:15 बजे इनकी गाड़ी लिहाट नाला के पास लगभग 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें तीनों सवारों ने मौके पर दम तोड़ दिया। मृतक में 28 वर्षीय परीक्षित भारती, 32 वर्षीय विनोद कुमार और 32 साल के ही मुकेश शामिल हैं। तीनों मृतक जुब्बल क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सिरमौर जिला के नाहन नेशनल हाईवे पर बीती शाम को मेलियो गांव के समीप पिकअप और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक चालक की मौत हो गई। पिकअप चालक बीती शाम पामटा से नाहन की तरफ जा रहा था। इस दौरान ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी। इससे पिकअप चालक विक्कू को गंभीर चोटें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल ड्राइवर को एम्बुलेंस में प्राइवेट अस्पताल जुनेजा पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में फिर से बादल बरसेंगे, ये बड़ी खबर है, क्योंकि कुछ दिन मौसम साफ रहने के बाद अक्टूबर महीने के आखिरी दिनों में मौसम अचानक फिर करवट बदलेगा और बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा अक्टूबर के आखिरी दिनों में प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। हालांकि केंद्र द्वारा अभी राज्य में 22 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह साफ बने रहने की संभावना जताई गई है, मगर 23 और 24 अक्टूबर को मैदानों सहित पहाड़ों पर कई स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिससे आगामी दिनों के दौरान पहाड़ों सहित
मैदानी इलाकों में ठंड से दस्तक देने की पूरी संभावना बन गई है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।